Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ़, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर ऑफ ई कैट 2017। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जब आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है एफएससी के बाद, तो ये वही टेस्ट है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसको देने के बाद फिर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फील्ड्स में एडमिशन होता है। तो 2017 में आने वाला जो पेपर था, आज हम उसके फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि in an experiment the length of a steel rod is to be measured. For this purpose a student find two different devices in the lab. Device A can measure the length of with an absolute uncertainty of 0.5 centimeter, while device B can make the same measurement with an absolute uncertainty of 0.05 centimeters. For a precise measurement, student should, अब ऑप्शंस थे एमसीक्यू के, use only device A to measure the length, use only device B to measure the length, use the average of the measurements obtained using devices A and B, use the minimum of the measurements obtained using devices A and B। तो आपके ख्याल में बच्चों इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए मैं चारों ऑप्शंस को बारी बारी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जब भी आपने प्रिसाइज मेजरमेंट करनी होती है तो उस प्रिसाइज मेजरमेंट की जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड कर रही होती है अनसर्टेनिटी पे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो चाहे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, दोनों में से किसी एक अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही होती है, चाहे वो प्रिसाइज हो चाहे वो एक्यूरेट मेजरमेंट हो। ठीक है, आपने जब टॉपिक पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का एफएससी फिजिक्स चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, और उसमें आपने एक और चीज भी देखी थी कि कभी भी आप सेम मेजरमेंट जो है वो दो डिवाइसेस के साथ करके उनकी एवरेज तो नहीं लेते, या फिर आप ये नहीं करते कि उनमें से कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ले ले। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकते कि आप एवरेज लें मेजरमेंट्स का और वो मेजरमेंट्स डिवाइस ए और बी दोनों से ली हुई हो। भाई इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और है, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और है, तो आप इनकी एवरेज नहीं ले सकते। ये ऑप्शन तो खत्म। इसी तरह यहाँ पे भी दो डिवाइसेस है तो ये ऑप्शन भी खत्म। इसका मतलब ये दो ऑप्शन रह गए, इन दोनों ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है कि आप सिर्फ डिवाइस ए को यूज करें, दूसरे ऑप्शन में डिवाइस बी को यूज करें। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए जब भी आप प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए जरूरी है कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो कम से कम हो। आपने पढ़ा था प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आपने एक पॉइंट पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में। अभी यहाँ पे देखिए इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.5 है और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 है। तो इसका मतलब है ये जो डिवाइस बी है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट था इस एमसीक्यू का। अभी हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा फेवरेट है, कई बार मैं वो टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस दूसरे क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये जो नीचे 4 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इन चारों एक्सप्रेशंस में से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है फॉर द वेलोसिटी v ऑफ ओशन वेव्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है आपके पास, दूसरी डेप्थ ऑफ ओशन है, तीसरी वेवलेंथ है, और चौथा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है। आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी गिवन है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो भी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो न्यूमेरिकल है ये आया है आपको डायमेंशनल एनालिसिस में से, और डायमेंशनल एनालिसिस में से भी ड्राइविंग का पॉसिबल फॉर्मूला में से है। ठीक है, तो देखते हैं हम ड्राइव करके कि इन चारों में से जो कौन सी एक्सप्रेशन है वो वैलिड होगी। तो इस एमसीक्यू के लिए आपने अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपने वैलिड एक्सप्रेशन देखनी हो तो उसके लिए भी आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं अगर फैक्टर्स गिवन हो, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बी के लिए फाइंड करनी है, तो बी आपके पास डिपेंडेंट है रो के ऊपर, हाइट है और डेप्थ ऑफ ओशन है, देन आपके पास वेवलेंथ है और फ्री फॉल है, ए बी सी डी कह लीजिए। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट रो ए एच
आपके पास लैम्डा की पावर आ जाएगी सी, जी की वैल्यू आ जाएगी डी की छोटी लेवल पे, ठीक है, ए बी सी। अभी देखिए हम इस पे अगर एल टी माइनस वन देखते जाइएगा, हमने बाकी एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा इंशाल्लाह। आपके पास रो है एम एल माइनस टी ए, उसी तरह एच आपके पास लेंथ है तो एल की पावर बी हो जाएगा, और लैम्डा ये भी एल है, सी और जी आपके पास एल टी माइनस टू तो ई, ठीक है। एल टी माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और टी की पावर आ जाएगा माइनस टू डी, ठीक है। अभी यहाँ से हम जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू इधर 0 है, इधर m की वैल्यू पावर a है, इधर हमारे पास l की पावर वन है, और इस साइड पे हमारे पास l की पावर है माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और इसी तरह जब हम t को कैलकुलेट करेंगे तो t के लिए उधर माइनस वन है और इधर है माइनस टू डी, इसका माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू वन ओवर टू, डी इज इक्वल टू वन ओवर टू आ गया। देन वन ओवर टू आने का मतलब है कि हमारे पास अंडर रूट तो है, ठीक है। देन हमारे पास a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो ये 3a प्लस माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन। यहाँ से माइनस थ्री ए 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस डी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो वन बाई टू रह जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास बी और सी की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम बी को 0 पुट करते हैं तो सी की वैल्यू निकल आएगी, सी को पुट करते हैं 0 तो बी की वैल्यू निकल आएगी। तो जब सी 0 है और एक केस में बी 0 है, सी 0 होगा तो बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और जब बी 0 होगा तो सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ गई हैं, वो चारों वैल्यूज हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। रो की पावर 0 है, एच बी, अगर b को हम ले लेते हैं 1/2 तो फिर हमें c को 0 लेना पड़ेगा और b को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, c को। और अगर हम c की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो उसके लिए हमें b को 0 लेना पड़ता है। तो हम दोनों केसेस अलग-अलग लिखेंगे। पहले केस में c 0 ले लेते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और लैम्डा ये आपके पास 0 और g की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस केस के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा hg अंडर रूट, और दूसरे केस में आपके पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा रो की पावर 0 है तो h की वैल्यू भी पावर भी 0, लैम्डा की पावर 1/2, g की पावर 1/2। तो इसका मतलब है इससे जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी g लैम्डा। ये दोनों एक्सप्रेशंस वैलिड है। हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि g लैम्डा जो है वो आपके पास गिवन है, h g जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इस तरह करके डायमेंशनल एनालिसिस आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे था कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट। दो फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरी का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। Which of the following cannot be the magnitude of the resultant force? आपने रिजल्टेंट फोर्स का बताना है कि इनमें से कौन सा जो मैग्नीट्यूड है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है 6 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है
10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूटन और चौथा ऑप्शन था 13 न्यूटन। तो आपको मालूम है कि जब भी आपको फोर्सेस दी गई हो, आप उनका मिनिमम या मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो आपको पता है कि 8 + 3 8 + 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 13 न्यूटन। तो इसका मतलब है ये वाला जो रिजल्ट है ये भी पॉसिबल है। तो 8 - 5 = 3 न्यूटन। तो ये आपके पास रेंज जो है, इस रेंज के अंदर आंसर आ सकता है। अभी अगर देखा जाए 6 न्यूटन तो वो भी इसी रेंज के अंदर है, 3 और 13 के बीच में ही है। इसी तरह अगर देख लीजिए 10 न्यूटन तो वो भी यहाँ आगे ही होगा और 13 न्यूटन तो खुद है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है 2 न्यूटन ये आपका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। पॉसिबल रिजल्ट आपने बताना है, आपने ये कैलकुलेट नहीं करना कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। तो आपका पॉसिबल जो रिजल्ट था वो था 2 न्यूटन। आई होप आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई मसला आया है तो नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर करना है। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं चौथे एमसीक्यू के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 2017 के ई-कैट में के 3 यूनिफॉर्म ब्रिक्स हैं आपके पास। ईच ऑफ द लेंथ L, हर एक की लेंथ क्या है L है, आर स्टैक्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी। अभी आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैलिड वैल्यू ऑफ x। आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रिजल्टेंट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपका ये जो सिस्टम है, आप इस तरह 3 ब्रिक्स लिए हैं, ईंटें ली हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है कि वो जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बन रहा है वो इक्विलिब्रियम में है और आपने बताना है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है। और यहाँ पर भी आपने जस्ट वैलिड वैल्यू बतानी है, आपने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। ठीक है, अभी देखिए यहां से जरा इस फिगर को, और आपके पास जो ऑप्शन थे वो ये 4 ऑप्शन थे, L/8, L/4, L/2, बोथ A एंड B। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बात कि ये जो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, इनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेंथ थी ये थी L। ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ भी है L। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा L - x। और अगर ये वाला हिस्सा देख लिया जाए तो ये हिस्सा है L/2, क्योंकि L/2 L/2 L आ जाएगा, आपके पास ये पूरी लेंथ हो जाएगी L। ठीक है, इस पूरी लेंथ में से x माइनस कर दें तो आपके पास ये पोर्शन बन जाएगा L - x। अभी अगर देखा जाए तो ये वाला आपके पास जो L/2 है वो इस x से क्या है ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो गया। अगर ध्यान से देखें x जो है वो L/2 से लेस है, x इज लेस देन L/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L/2 से जो लेस वैल्यूज है वो L/4 भी है और L/8 भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एमसीक्यू था, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था D, बोथ A एंड B। तो इस तरह का एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं जिसमें आपने जस्ट वैलिड वैल्यू बतानी होती है कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई होप सो ये जो एमसीक्यू है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को। अच्छा बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एन ओल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ रेडियस r1। एक पुराना जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है रेडियस r1 के ऊपर, इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सैटेलाइट एट एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r2। ठीक है, मतलब जो पहला सैटेलाइट था उसका रेडियस r1 था जिसके ऊपर वो ऑर्बिट कर रहा था, दूसरे का रेडियस r2 है। एंड द new satellite has twice the mass of the first satellite। ठीक है, and each of the satellite has an orbit time of 24 hours। ठीक है, ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपसे कह रहा है कि the ratio r2 to r1 is, ऑप्शन है आपके पास 1/2, 1/2 और 2। इन चारों ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है m2 है = 2m1 के, और आपके पास पहला रेडियस r1 है, दूसरा रेडियस r2 है,
टाइम पीरियड आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है। और ये जो 24 आवर्स है, यहां से हमें पता चलता है कि ये आपके पास जो सैटेलाइट होगा ये कौन सा होगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करेगा, ऑर्बिटिंग जो है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो सैटेलाइट हो जाएगा वो जियोस्टेशनरी है। और हमें पता है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है GMT² ओवर 4π² पूरे की पावर 1/3, ठीक है। ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आता है। अब हमें यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि दोनों सैटेलाइट्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले का मास जो है वो आधा है दूसरे के मास से, या जो दूसरा है उसका मास डबल है पहले वाले के मास से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट उनके मास में डिफरेंस है, और बाकी ये g भी कांस्टेंट है, ये m भी कांस्टेंट है, t भी दोनों के लिए सेम है, 4π तो ऑलरेडी सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ r1 जो है वो r2 के इक्वल है। तो हम जब इन दोनों की रेशियो लेंगे r2 ओवर r1 तो वो इक्वल आ जाएगी 1 के। जिसका मतलब ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि जो आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो डिपेंड ही नहीं करता मास के ऊपर। इस तरह की चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपकी जो क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट करनी होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बातों का आपने ख्याल रखना है जब भी आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, खासकर ई-कैट के, ठीक है। और ई-कैट में भी जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी सा है अगर देखा जाए तो। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था 2017 के ई-कैट में कि अ सोलर पैनल डिलीवर्स 100 वाट्स फॉर 1 मिनट। आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है 100 वाट्स डिलीवर करता है इन 1 मिनट। इसका मतलब आपके पास 100 वाट्स इसका यूनिट पावर का, तो आपके पास पावर आ जाएगी, एवरेज पावर जो है वो 100 वाट्स है, ठीक है। टाइम है आपके पास 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 seconds. How much energy does it deliver during the period? आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अभी देखिए बच्चे, आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपकी किताब के अंदर, पावर के अंदर का पावर का फॉर्मूला था एवरेज पावर का इज इक्वल टू W ओवर T। अभी आप जानते हैं ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी के। तो इसका मतलब है हम पावर एवरेज का जो फॉर्मूला है वो ये भी लिख सकते हैं E ओवर T। यहां से हमारे पास जो E है उसका फॉर्मूला बन जाएगा P एवरेज इंटू T। P एवरेज है हमारे पास 100 वाट्स और टाइम है हमारे पास 60, तो ये आ जाएगा 6000 जूल, जो कि इक्वल है 6 किलो जूल के। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन रहेगी जो पूछिएगा जरूर, ठीक है। आपने क्वेश्चन जरूर करना है, हम आपके वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके बाद एक ये ग्राफ दिया हुआ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसके बारे में कहता है द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आंसर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग द ग्राफ। अभी आपके पास, आप जरा ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, आपके पास जो टाइम है वो x एक्सिस पे गिवन है, आपके पास वेलोसिटी y एक्सिस पे गिवन है, और जो आपके पास जैसे ही वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट A से मूव करना शुरू करता है, तो आप देखिए उसका जो ग्राफ है वो एक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, और वो जो फंक्शन है आपके पास बन रहा है 3t², ठीक है। देन उसके बाद जैसे वो 1 सेकंड गुजरता है, 1 सेकंड के फौरन बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नीज। हमें मालूम है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो जस्ट 1 सेकंड के लिए होगा, उसके बाद तो आपके पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये जो जर्नी है ये सारी की सारी, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अगर एक्सेलरेशन है तो जस्ट इस पहले 1 सेकंड के अंदर है, और उसके लिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ है जो चेंज है
वो 3t स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो 3t स्क्वायर है। और आपको मालूम है जब भी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो उसके लिए आप क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। लेकिन स्लोप के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, हमारे पास पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, हमें तो फंक्शन दिया गया है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया हो और आपने उस ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद कर लेनी है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो और उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना हो और आपको फंक्शन दिया हो तो आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप इसको डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेट करने के बाद df ओवर dt आ जाएगा 6t और जो हमारे पास t है वो कितना है 1। तो जब ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनटू 1 तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी था, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। आपने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ही कि आप जब अपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर आप एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे भी आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। अभी देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 0.3 है, ये 0.1 है, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, 2 × 3 ये आ जाएगा 6। ये आपके पास एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला जो एरिया है इस एरिया को भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट कर किस तरह किया जा सकता है, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन ही दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो और आपने एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया अंडर द कर्व, तो उसके लिए आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी। और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 to 1 होगी। ठीक है, 0 to 1 3t स्क्वायर dt। अभी जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी t और इसकी जो लिमिट है हमें पता है 0 to 1 है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। और हमने देखा था ये वाला एरिया प्लस ये वाला जो एरिया है वही डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है। तो हम इसको लिख लेंगे, सॉरी यहाँ मीटर आना था, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 मीटर प्लस 1 मीटर तो आपके पास टोटल आ जाएगा 7 मीटर। अगर इस एमसीक्यू में आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो कि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किया है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने इन दोनों को ऐड क्यों किया है, या कोई भी और कंफ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वही कंफ्यूजन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इजी सा एमसीक्यू था, जरा फिर भी समझने वाला है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ स्टोन थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक हॉरिजॉन्टली एक स्टोन है, उसको थ्रो किया गया था। फॉलोज द पैराबोलिक पाथ PQRST, और उसने जो पाथ फॉलो किया है वो PQRST बनाया और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और जो एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर फ्रिक्शन है, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। देन कह रहा है कि दीस पॉइंट्स डिनोट द पोजीशन ऑफ स्टोन। ये जो पॉइंट्स है PQRST, ये पोजीशन ऑफ स्टोन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं आफ्टर सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स आपको बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देन कह रहा है T इज द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड। इनमें से जो T है वो हाईएस्ट पॉइंट है उस स्टोन का। अब हमें बताना है द डिस्प्लेसमेंट्स PQ, QR, ST, RS एंड ST have equal vertical components, increase at a constant rate, have equal horizontal components और decrease at a constant rate। आपने ये चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? अच्छा चलिए हम एक पैराबोलिक पाथ बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, ये आपके पास पॉइंट था T, इस पॉइंट को हम T कह लेते हैं। ये पॉइंट हमारा Q है, ये पॉइंट हमारा R है, ये पॉइंट हमारा S है और ये पॉइंट हम क्या लेते हैं, फर्स्ट करें T। ये आपने ले लिया 1 2 3 4 5।
ठीक है। ये आपके पास टाइम है और ये उसकी हाइट है, आप हाइट की बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या कर रहे थे, उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमने उसकी पोजीशन बना ली, टी था हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है कि हैव इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट्स। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये 1 था तो कहीं 2 ये होगा, ये आपके पास उससे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, ये पॉइंट उससे और ऊपर बन जाएगा, देन ये फिर इसमें इंक्रीज ज्यादा नहीं है और इसमें तो इंक्रीज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज वाला ये वाले जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अगर हम देखा जाए देखें अगर तो ये डिस्टेंस जो है ना तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है ना ही इक्वली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब जो बात आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट्स भी नहीं है, क्योंकि इनमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल पे देखें, टाइम सेकंड में जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में गिवन था सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स है आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल्स हैं ये क्या है, इक्वल हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ जाएगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्हेन अ बस इज एट रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट पे है, a pendulum bob hanging from the ceiling inside the bus is just above a certain mark on the floor। तो फर्स्ट कर लें, ये आपके पास एक बस की सीलिंग है, इसके साथ एक पेंडुलम है, ये कोई नीचे सर्टेन मार्क है, उस मार्क से थोड़ा सा ऊपर ये इसकी बॉब है, ठीक है। When the bus moves in a straight line, मूव कर रही है इसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर ऑन द मोटरवे, द पेंडुलम बॉब। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि वो जो पेंडुलम की बॉब है ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि वो जो पेंडुलम बॉब होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द। बी ऑप्शन है स्टेज ओवर द मार्क बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉब ड्यू टू मोशन, कि वो जो बॉब है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, उस मार्क के ऊपर ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तीसरे में है कि स्टेज ओवर द मार्क उसी पोजीशन के ऊपर ही रहेगी बिकॉज द फोर्स ड्यू टू द मोशन इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थ्रेड, मतलब वो जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से वो जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो उससे बैलेंस हो जाएगी। देन है is behind the mark in a position where the horizontal force exerted on the bob due to the motion is equal to the horizontal component of tension in the thread, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शंस को देखने के बाद आप इस पॉइंट पे आएंगे कि आपके पास जो बस है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड नो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब है F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू 0। तो आपकी वो जो बॉब है उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही। जब फोर्स ही नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि आपकी वो जो बॉब है वो मूव ही नहीं करेगी। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये खत्म, कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगी, ठीक है। जब फोर्स ही नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेज ओवर द मार्क हो सकता है, ठीक है। इस बिहाइंड वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपके पास जब मूव ही नहीं करेगी तो अपने पॉइंट से वो आगे या पीछे जाएगी, तो इस बिहाइंड द मार्क भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म। अब ये 2 ऑप्शन है बी और सी, इनमें कह रहा है कि स्टेज ओवर द मार्क, स्टेज ओवर द मार्क, ठीक है। और यहाँ पे कि बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉब ड्यू टू द मोशन, और यहाँ पे है बिकॉज द फोर्स ड्यू टू द मोशन इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थ्रेड। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आए तो इस पॉइंट पे हमारे पास हमें पता है कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड होगी और वो उसके वेट के इक्वल है। लेकिन ये वाला अगर हम पॉइंट फर्स्ट कर लेते हैं तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि एक फोर्स तो ये है और दूसरी फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में होगी। वो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन ये वाली फोर्स उसके ये जो थ्रेड है इसके अंदर जो टेंशन होती है उससे बैलेंस
कभी भी नहीं होती, ये बात आपको याद होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो गलत है कि द फोर्स ड्यू टू द मोशन इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थ्रेड, ठीक, और रिएक्शन कह रहा हूँ टेंशन ऑफ थ्रेड, यहाँ पे टेंशन आना था, टेंशन ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पे जो टेंशन है उस थ्रेड के अंदर वो जस्ट उसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वैसे भी बैलेंस नहीं करती। और हमारे पास जो फोर्स है वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स थी ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर नो फोर्स है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, कंफ्यूजन रहेगा, इंशाल्लाह हम आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फोर्क P produces 12 beats per second with another tuning fork Q, ठीक है। If the frequency of Q is 200 Hz and the frequency of P is 212 Hz, तो 188, 2400, either A और B। ये आपके पास चार ऑप्शन थे। यहाँ पे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो Q है वो है 200 हर्ट्ज और बीट्स हैं आपके पास पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड आपके पास इक्वल है 12 के, ठीक है। आपने ट्यूनिंग फोर्क की जब आप बीट्स पढ़ रहे थे वहां पे आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो बीट्स पर सेकंड है वो इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ पी है वो अगर हमने फाइंड करना है और जो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स है वो अगर हम 12 कह दें वो यहाँ तो इक्वल होगी एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ पी के, और यहाँ इक्वल होगी वो 12 इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ क्यू के, ठीक है। हमें एफ ऑफ क्यू की वैल्यू गिवन है, तो एफ ऑफ क्यू, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मैक्स पहली जो ट्यूनिंग फोर्क है वो हमने किसको रखना है, तो इस वजह से हम ये दोनों कंडीशंस देख सकते हैं। 12 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू है हमारे पास 200 माइनस एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी यहां से इक्वल आ जाएगा 200 माइनस 12 इज इक्वल टू 188। और अगर ये केस देखें तो इस केस में हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ पी हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ क्यू है हमारे पास 200, एफ ऑफ पी आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 200 212 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं कि या तो 188 हो सकती है या फिर 212, तो आइदर ए और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 212 भी गिवन है आपके पास और 188 भी गिवन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी विद टाइम टी, मतलब हमारे पास ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता है, इसी तरह हमारे पास जो फोर्स और टाइम ग्राफ है वो फोर्स और टाइम के बीच में होता है। द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वहां से आपने देखा है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है या एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपको क्या दे रहा होता है, टोटल डिस्टेंस। जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस देता था। तो उसके लिए आप क्या करते थे, वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। अगर कोई फंक्शन दिया होता था तो फंक्शन के लिहाज से उसको इंटीग्रेट कर लेते थे। और इसी तरह यहाँ पे जब हमारे पास फोर्स और टाइम दिया हुआ है और हम इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें एफ और टी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो वो सीधा ग्राफ है, अगर कुछ आपको फंक्शंस की फॉर्म में दिया गया तो आप उसी लिहाज से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आपने ये बताना है कि इस ग्राफ के लिए ये जो एरिया अंडर द कर्व है एफ क्रॉस टी है, ये इनमें से कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू mv F माइनस mv I ओवर t, तो F क्रॉस t इज इक्वल टू mv F माइनस mv I। तो इसका मतलब F क्रॉस t यहाँ पे भी है और हम एरिया अंडर का जो कर्व है वो भी F क्रॉस t ही है। और ये हम देख सकते हैं ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है।
तो इसका मतलब ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू था। आई होप सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो लास्ट में पूछिएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी तरह आया हुआ था पेपर में कि अ पार्टिकल P मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E एंड मोमेंटम P। एक पार्टिकल है P, उसकी काइनेटिक एनर्जी E है, मोमेंटम P है। मेक अ हेड ऑन कोलिजन विद द आइडेंटिकल पार्टिकल Q। आइडेंटिकल पार्टिकल ये आपने ज़हन में रखना है और पार्टिकल का नाम है Q, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब V2 जो है वो क्या है, 0 है। बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए हैं। अब आपने बताना है which one of the following rows correctly represents the kinetic energy and the magnitude of momentum after collision। आपको जो रोज दी गई है कुछ इस तरह से दी गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दी हुई है। देन आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ Q दी, मोमेंटम ऑफ Q एंड देन मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और आपने पढ़ा था जैसे ही आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में कोई कोलिजन होती है तो जो इनिशियली वेलोसिटी वाला जो है जो कि v1 मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 को असाइन हो जाती है, v2 की वेलोसिटी v1 को असाइन हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद होगी कि जो v1 बार है वो इक्वल होता है v2 के और v2 बार जो है वो इक्वल होता है v1 के। अभी देखिए आपके पास जो v1 है वो आपको पता है v1 में जो चेंज आएगा वो क्या होगा कि वो v2 के इक्वल आ जाएगा। v2 क्या थी, इनिशियली एट रेस्ट थी तो 0 हो जाएगी और जो v2 है वो v1 की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा और दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम p/2 है तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो तीन ऑप्शन है इनके अंदर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो कांस्टेंट है तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एनर्जी की। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है जैसे ही दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के बाद जो है कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है। एनर्जी डेसिपेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये ई वाला ऑप्शन भी खत्म और ये वाला ई वाला ऑप्शन भी खत्म। तो इसका मतलब बाकी बच जाने वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है ये क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अच्छा बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपसे कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। एक स्टोन था, पत्थर था, उसका मास m था, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस जो है उसको निगलेक्ट कर दे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी है स्टोन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस ड्यूरिंग इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोथ एसेंट एंड डिसेंट। मतलब ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए वो इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दूसरे ऑप्शन में है टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एसेंट एंड डिसेंट। मतलब ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कह रहा है कि लॉ जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व है लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द टाइम ड्यूरिंग द एसेंट। जैसे जैसे पत्थर ऊपर जा रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज करते हुए क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जैसे कोई चीज जितनी हाइट पे जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऊपर जाते जाते उसकी हाइट में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है और उसके जो चेंज है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी mg h माइनस h1 माइनस h2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसको वो जो डिफरेंस है वो चेंज होता जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, खत्म। अब हम इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस वाली बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे चीज को ऊपर फेंके जाए तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है और जो डिस्टेंस है वो v होता है। जब v कम हो रहा है तो इसका मतलब वो जो इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल पीरियड्स के अंदर बात है इक्वल डिस्टेंस वाली वो भी
गलत है। अब रहेगी बात के टोटल मोमेंटम की या फिर टोटल एनर्जी की। आप सब जानते हैं कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो आपका ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से इसका मतलब है मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ये इस ऑप्शन की अगर बात करें, हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ई टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एक चीज ऊपर जाएगी अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जाएगा तो वही एनर्जी शो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ठीक था। अभी हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था a steel ball held at a short distance h above the surface of a liquid। एक स्टील की बॉल थी, उसको सरफेस ऑफ लिक्विड से थोड़ा सा ऊपर रखा गया। फर्स्ट कर लीजिए ये क्या है, सरफेस ऑफ लिक्विड है और उस बॉल को यहीं ऊपर रखा हुआ है और ये आपके पास उसकी हाइट है h इन अ डीप टैंक, और ये जो लिक्विड है ये किसी डीप टैंक के अंदर है, ठीक है। दैट इज रिलीज, और इस बॉल को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। Which of the following does not affect the terminal velocity of the ball in the liquid? इनमें से कौन सी जो ऐसी चीज है जो कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करती? और आपके पास पहला ऑप्शन है डिस्टेंस h, ये वाला डिस्टेंस h है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, वो जो स्टील की बॉल है उसके डायमीटर थे, देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और उस लिक्विड की डेंसिटी। इनमें से कौन सी चीज है जो कि इफेक्ट नहीं करती? हमें पता है जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा, ठीक है। अभी देखिए बच्चे ये जो हमारे पास ईटा है ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो इफेक्ट करेगी। रो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी इफेक्ट करेगी। तो ये दो ऑप्शन रह गए हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर और डिस्टेंस h। अभी हम फर्ज करें ये डायमीटर है तो इस डायमीटर में, और यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है रेडियस पे। जाहिर सी बात है हम बड़ा अगर डायमीटर लेंगे तो उसके लिए जो रेडियस है वो बड़ा होगा। अगर छोटा डायमीटर कर लेंगे बॉल का तो उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब डायमीटर चेंज करने से रेडियस के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो ये वाली चीज भी इफेक्ट करेगी। और हमने बताया कि कौन सी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो ही हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाता है जिस डिस्टेंस पे उस बॉल को रखा गया है। तो ठीक है, तो डिस्टेंस ये चीज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अच्छा बच्चों तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टू स्केटर्स ऑफ इक्वल मास है, दोनों का मास इक्वल है, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव किए हुए हैं, होल्डिंग हैंड्स टुगेदर विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, उनके जो आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड हुए हैं, स्पीडिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। और आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है और किसके दरमियान, वर्टिकल एक्सिस मिडवे बिटवीन है। अगर फर्स्ट करें एक स्केटर यहाँ पे दूसरी स्केटर यहाँ पे, तो उनका ये अगर मिडवे बनता है तो ये हम उनका क्या था, वर्टिकल एक्सिस है। इफ दे मूव क्लोज टुगेदर सो दैट दे हाफ देयर सेपरेशन, अगर वो एक दूसरे के करीब इस तरह से आ जाए कि उनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। देयर न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज, आपने एंगुलर वेलोसिटी बतानी है वो क्या होगी। आप सब जानते हैं ओमेगा जो है वो इक्वल होता है थीटा ओवर टाइम, और ये जो थीटा है ये हमारे पास अगर फर्स्ट कर ले ये रेडियस ऑफ सर्कल आर है और ये भी एक रेडियस है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सो इनके बीच मतलब एक आर्क बन जाए और एक एस जो है वो इक्वल हो आर के, तो हमारे पास जो थीटा यहाँ पे बनता है वो एक रेडियन होता है और ये हमारे पास थीटा क्या है, 1 रेडियन है। अभी आपने क्या किया है कि इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया। जाहिर सी बात है जब वो इस पे मूव करेगी तो एक सर्कुलर पाथ बना, अगर फर्स्ट करें ये पॉइंट यहाँ पे था अगर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सेपरेशन है यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे है, तो इन्होंने अपनी सेपरेशन को हाफ कर दिया। अब जो उनका सर्कुलर पाथ है वो ये बनेगा, पहले रेडियस ये था अब रेडियस ये रह गया है। मतलब कि अब जो रेडियस है वो क्या हुआ है, पहले से भी कम हो गया है। और हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो 4 टाइम्स कम हुआ है। 4 टाइम्स कम होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थीटा है वो 4 टाइम्स कम हो गया है। और थीटा 4 टाइम्स कम होने का मतलब है हमारी जो वेलोसिटी है, क्योंकि रेडियस
डायमीटर 2 टाइम्स कम हुआ है, क्योंकि डायमीटर अगर हाफ हुआ है तो रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाएगा पहले वाले रेडियस से। तो इसका मतलब हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स वो हो जाएगी। इस चीज का आपने याद रखना है कि डायमीटर कम हुआ था, हाफ हुआ था, तो डायमीटर हाफ होने की वजह से रेडियस 4 टाइम्स कम होगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें आपसे कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट है और वो ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द वेट ऑफ द पर्सन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज w, the weight shown by the weighing scale in the lift will be less than w, more than w, equal to w, may be less than or equal to w depending upon the speed of lift। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। अभी देखिए कि हमारे पास हमें पता है कि जैसे ही कोई लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो उस केस में हमारे पास जो न्यू वेट है वो इक्वल होता है w प्लस ma के। और इससे हम देख के बता सकते हैं कि जो वेट है वो ओरिजिनल वेट से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो इसका मतलब है ये लेस देन वाली और मोर देन लेस देन वाली जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस रहेगी, मोर देन w और इक्वल टू w। यहाँ पे हम मोर देन w लगा तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कंडीशन थी कांस्टेंट वेलोसिटी की, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0, और जो हमारे पास टेंशन है वो इक्वल आ जाएगी w प्लस 0, और टेंशन इज इक्वल टू w। तो इसका मतलब हमारे पास जो उसका वेट होगा स्केल के ऊपर वो अपने ओरिजिनल वेट के इक्वल ही आएगा। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इक्वल टू w, मोर देन w वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इस चीज का आपने क्या रखना है। अभी हम अपना डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। इसमें आपसे कहता है कि अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन a with respect to displacement x from the center of its path। x और a और x के बीच में उन्होंने कुछ ग्राफ्स दिए हुए, 4 ग्राफ्स के में से आपने बताना कि कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की। अब फर्ज करें आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम उसकी डिस्कस कर लेते हैं पेंडुलम की, ठीक है, या फिर आप स्प्रिंग की डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फर्ज करें पहले स्टार्ट में जो मीन पोजीशन में ये थी, अब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले आए हैं, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुआ है, ये उसकी ए पोजीशन है और ये उसकी पोजीशन बी है, ठीक है। अब जब उसको ओ से ए की तरफ लेके आए हैं तो इसका मतलब है जैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन में हमें पता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अभी देखिए जैसे जैसे इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है हमें पता है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो इसका मतलब है उसमें जो चेंज आ रहा है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन कौन सा चेंज होगा, नेगेटिव चेंज होगा। और मैंने एक और बात की कि उसका जो सेंटर है, सेंटर पे जो उसका एक्सेलरेशन वो 0 होगा, और यहाँ पे भी बात वही है। तो हम इन ग्राफ को अगर देखते हैं तो इस ग्राफ को तो वैसे ही कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इसका जो मेन पोजीशन है सेंटर है, सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 नहीं कह रहा, वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही हो सकता। इन तीनों में जो उसकी मीन वैल्यू है, सेंटर पे जो वैल्यू है, ओरिजिन पे वो 0 है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। अभी ये ग्राफ देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, दोनों में ही चेंज आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मैंने भी आपको बताया कि उसमें जो चेंज आएगा वो नेगेटिव चेंज होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में अगर देखें तो आपके पास टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसमें चेंज तो आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चेंज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन बचता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और उसमें चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा जरूर, इंशाल्लाह हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अच्छा तो बच्चों अभी ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ L is known to oscillate with a period
t सेकंड्स, एक पेंडुलम है उसकी लेंथ है वो t सेकंड्स के साथ ऑसिलेट कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज टू 2l, उसकी जो लेंथ है उसको l से कर दिया जाए 2l, मतलब डबल कर दी जाए। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स सेम, और जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दोनों केसेस में सेम ही रहे। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल, तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम बॉब। तो आप सब जानते हैं कि आपके पास जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है t = 2 pi l/g, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड है, लेकिन हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी इसी टॉपिक के अंदर एक इक्वेशन है A = -GL/x, ठीक है, G/L/x। इस इक्वेशन में ये जो A है इसको कहा जाता है यील्ड, ठीक है। और ये जो यील्ड है ये आपको बता दिया कि आपको कितनी आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये जो यील्ड है ये किस L के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने यहाँ पे L को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है 2 टाइम। तो इसका मतलब है इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है डिक्रीज, ए ऑप्शन, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपसे कहता है कि 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L आर स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स F। 2 कॉपर की वायर्स है, दोनों की लेंथ एक ही L है दूसरे की 2L है, दोनों को एक ही फोर्स के F के साथ स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच करने से कह रहा है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ऑफ लेंथ L इज A का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 2L, जो 2L है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा अगर इफ द एक्सटेंशन इन बोथ वायर्स इज सेम, कि जब फोर्स लगाई गई थी, फोर्स लगाने के बाद जो दोनों में एक्सटेंशन आई है, जो चेंज इन लेंथ आया है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस जो है वो, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और ये हो जाएगा F/A इज इक्वल टू डेल L ओवर L इज इक्वल टू Y। यहां से हम Y की वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी F/L डिवाइडेड बाय डेल्टा L इंटू A। हमने डेल्टा L निकालना है, डेल्टा L की वैल्यू यहां से निकल आएगी YA ओवर F/L, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा L आ गया, और हमें पता है कि दोनों चेन जो लेंथ है उनके अंदर एक्सटेंशन कितनी है, सेम है। अगर हम इसको कह लें कि हमारे पास डेल L1 जो है वो इक्वल है डेल L2 के, तो ये आ जाएगा YA मतलब इसको 1 कह लेते हैं, देन F/L इज इक्वल टू Y, और हमारे पास यहाँ पे LA जो है वो A2 आ जाएगा, देन F/L, और यहाँ पे जो L है वो 2 के इक्वल है। हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमने कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। ये Y इस Y से कट जाएगा, फोर्स से कट जाएगी, और ये जो 2L है इस L से कट गया, और यहाँ पे हमें निकल आया कि जो A2 है वो इक्वल है 2A1 के। मतलब हम क्या करें, दोनों के जो चेंज इन लेंथ है दोनों का निकालें, दोनों को आपस में कंपेयर करें, वहां पे कंपेयर करने के बाद हम जो उनके अंदर चेंज आया वो चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो कितना आया है वो 2A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि जो आपके पास Y2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहली वायर से डबल है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है वो क्लियर होगा। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज 1000 मिलीमीटर लॉन्ग इज 250 हर्ट्ज। 1000 मिलीमीटर की आपके पास एक स्ट्रेच्ड वायर है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 250 हर्ट्ज है।
व्हेन द वाई इज शॉर्टन टू 500 मीटर, आपने लेंथ को क्या किया है 1000 मिलीमीटर से हाफ कर दिया है और आपके पास रह गई है 500 मिलीमीटर। इसका मतलब है आपने लेंथ को क्या किया है हाफ कर लिया है, ठीक है। एट द सेम टेंशन व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी टेंशन के ऊपर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था F = 1/2L T/m √। अभी हमें पता है जो लेंथ है वो क्या हो गई है हाफ हो गई है, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 F जो न्यू है L/2 T/m, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1/2L T/m √। तो इसका मतलब है F जो न्यू है वो F1 के इक्वल आ जाएगी और F1 हमारे पास कितनी है 250 हर्ट्ज। तो 250 हर्ट्ज हम इसमें जब पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 500 हर्ट्ज। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी 500 हर्ट्ज। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। इसमें आपको गिवन था कि कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट illuminates two narrow parallel slits and the interference pattern which results is observed on a screen some distance beyond the slits। then कह रहा था कि which of the following modification will increase the separation between the dark lines of the interference pattern। और आपको ऑप्शंस दिए हुए थे using monochromatic light of high frequency, using monochromatic light of longer wavelength, decreasing the distance between the screen and the slits और increasing the distance between the slits। हम जानते हैं कि ये अगर हमारे पास दो स्लिट्स हो और दो स्लिट्स का जो कुछ पैटर्न है वो इस तरह की बनता है। पहला पैटर्न अगर यहाँ पे तो दूसरा पैटर्न ये बनेगा, तो ये सेपरेशन बिटवीन आपके पास आ जाएगी पैटर्न्स। तो ये डार्क लाइंस के बीच जो सेपरेशन है उसको y से किया हुआ है और ये हमें पता है y इक्वल होता है λ/L/d। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी वाला केस तो यहाँ पे है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी वाले केस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। देन कह रहा है कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, वो अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस जो है सेपरेशन है ये कम हो जाएगी। हमने सेपरेशन को क्या करना है बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देन कह रहा था इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, अगर हम d को इंक्रीज कर दे तो भी बढ़ा सकते हैं, d बढ़ेगा तो इसका मतलब del y फिर कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है वेवलेंथ क्या है आपके पास लैम्डा इंक्रीज होगा तो del y इंक्रीज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है v = f लैम्डा होती है और जो f है वो लैम्डा की क्या है उलट है। इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें लैम्डा कम करना पड़ेगा। जब हम लैम्डा कम करेंगे तो सेपरेशन अगेन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे पूछिएगा जरूर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास एयर बाउंड्री फॉर व्हिच द क्रिटिकल एंगल इज सी। ग्लास एयर बाउंड्री है और उसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है इंसिडेंट हो रही है और उसका क्रिटिकल एंगल है सी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नोन टू बी द half the speed of light in vacuum, the critical angle c is। बच्चों हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो c इक्वल होती है 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो इस मीडियम के अंदर ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c/2 है, मतलब जो c आपके पास न्यू है वो इक्वल है c/2। तो क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है इस वैल्यू का थीटा = sin इनवर्स 1/, ये जो आपके पास आई है वैल्यू मतलब ये 1/2 है तो आप यहाँ पे 2 ले लेंगे। वैसे इसको u से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए और हमें पता है कि ये जो sin 1 इनवर्स 1/2 है वो इक्वल होता है
30 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी क्लियर है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में वो आपसे कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द सेम एज दैट ऑफ 1 kg ऑफ हीलियम गैस इफ, पहला ऑप्शन है द गैसेस हैव सेम इंटरनल एनर्जी, दूसरा है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, और चौथे में है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव द इक्वल रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो देखिए बच्चे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th चैप्टर के अंदर कि आपके पास जो वैल्यू होती है रूट मीन टेम्परेचर की वो इक्वल होती है 3 = 2/3k इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या T = K काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो उसी केस में इक्वल हो सकता है जब उनकी रूट ये जो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन था गैस मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से ये एमसीक्यूज आया होता है, होप सो आपको ये वाला एमसीक्यू भी क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 25। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 था 2017 के ई-कैट में। इसमें आपसे पूछा गया था कि अ व्हाइल लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं मैग्नेट आपके पास दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल है जिसके, और उसके बीच में एक लूप है आपके पास, उसको प्लेस किया हुआ है। इफ द वायर लूप इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, इस लूप को आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज आपने इसके अंदर इसको रोटेट किया, रोटेट करने से फिर क्या हुआ, which of the following statements regarding the instantaneous current in the PQ segment is correct। इस P और Q जो सेगमेंट है, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट में इंस्टेंटेनियस करंट की जो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। हमें पता है कि इस पूरे के पूरे लूप के अंदर ये वाली दो साइड्स, बाहर दो साइड है जहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है देयर विल बी नो करंट, ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस लाइन सेगमेंट के अंदर और इस लाइन सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई करंट जरूर प्रोड्यूस होना है। ठीक है, अभी हमने देखना ये है कि यहाँ पे जो द डायरेक्शन ऑफ करंट है वो विल बी फ्रॉम P टू Q है या फिर Q टू P है, और ये वाला जो ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन PQ सेगमेंट विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, और हमें पता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रेजिस्टेंस ऑफ लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब ये दो ऑप्शंस रह गए। अभी देखिए ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है हमें पता है इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी और इस पॉइंट के ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी। ये वाली जो फोर्स है ये आउट ऑफ द पेज होगी, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाली जो फोर्स है ये इनटू द पेज होगी, तो इसका मतलब है जब ये फोर्स इनटू द पेज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो क्या हो जाएगी, डाउन टू अपवर्ड, मतलब Q टू P। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम Q टू P। तो यही आपके पास आपका एमसीक्यू था। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है, कह रहा है कि इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नीचे चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन था द पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, चौथा ऑप्शन था द पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मुझे ये एमसीक्यू पूरे के पूरे जो ई-कैट 2017 है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, अब देखिए बड़े मजे की बात है, हमें पता है कि जो हम जब अगर बात करते हैं किसी चार्ज की तो उससे जितना दूर होते जाते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये वाला जो एमसीक्यू है ना वो मोस्टली बच्चे की कोशिश करेंगे वो यही लगाएंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट डिक्रीज, हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब फर्ज करें हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कुछ इस तरह से फर्ज कर ले रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और हमने बात करनी है डायरेक्शन के लिहाज से, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीज, तो इस केस में अगर देखें तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। इसकी देख लेते हैं ये ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट डिक्रीज, तो इस केस में डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन इस केस में इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन है द पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए। आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है, जैसे इस डायरेक्शन में भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और आप जितना नेगेटिव चार्ज के करीब आते हैं उसके केस में भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। आप इससे जितना दूर जाएंगे या इस नेगेटिव चार्ज के जितना करीब आएंगे, हमेशा उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो आई सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 27। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, हाफ लाइफ के रिलेटेड है। इसमें आपसे कहता है कि द सोर्स इनिशियली कंटेन्स n नॉट न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव मिक्सचर, हाउ मेनी ऑफ द न्यूक्लियाई हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 हाफ लाइफ्स। 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने जो न्यूक्लियाई है वो डिके हो चुके होंगे। पहला ऑप्शन देता है n नॉट बाय 8 का, दूसरा ऑप्शन है 7n नॉट बाय 8, तीसरा ऑप्शन है n नॉट बाय 2, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपके पास 15n नॉट बाय 16, ठीक है। तो हम इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। हमें पता है जैसे कोई हाफ लाइफ होती है, पहली हाफ लाइफ के बाद जो न्यूक्लियाई है वो क्या रह जाएंगे, हाफ। सेकंड हाफ लाइफ के बाद इसके भी हाफ हो जाएंगे, तो n नॉट 2 डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल आ जाएगा n नॉट बाय 4, और जो तीसरी हाफ लाइफ होगी उसमें हो जाएगा n नॉट बाय 8। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने डिके हो चुके हैं तीनों इंटरवल्स में, हमें सिर्फ तीसरे इंटरवल का नहीं बताना। n नॉट बाय 8 ऑप्शन नहीं होगा इसका, बल्कि हम तीनों इंटरवल्स के जो डिके हुए हैं उनको ऐड करेंगे, n नॉट बाय 2 प्लस n नॉट बाय 4 प्लस n नॉट बाय 8, देन ये हमारे पास आ जाएगा 8 4n नॉट प्लस 2n नॉट प्लस n नॉट, तो ये आ जाएगा 7n नॉट डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने जस्ट तीसरे इंटरवल का नहीं बताना, तीनों इंटरवल्स का बताना है कि कितने डिके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन की रहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। इसमें आपसे कह रहा है कि the electrons in a cathode ray tube are accelerated from a cathode to anode by a potential difference of 2000 volt। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2000 वोल्ट का, ठीक है। if this potential is increased to 8000 volt, V2 क्या है, 8000 वोल्ट है, which is equal to 4 into 2000 वोल्ट, और जो इक्वल आ जाएगा 4v1 के, ठीक है। मतलब आपने उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। द इलेक्ट्रॉन विल अराइव एट एनोड विद, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है कि ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी, 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स द वेलोसिटी। थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस द वेलोसिटी, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन 16 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी। आपने बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अभी हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है या जो एनर्जी है उसका फार्मूला होता है हाफ क्यू वी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो के ई जो है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ ट्वाइस है तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास 16 टाइम्स है तो ये भी खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ट्वाइस 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके लिए आपने कैथोड रे ट्यूब के अंदर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ve ओवर m अंडर रूट। अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ इसका क्या है, अंडर रूट है, तो इसका मतलब 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो
2 आएगा तो ट्वाइस द वेलोसिटी, ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। 16 टाइम्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या है, अंडर रूट है। तो ट्वाइस द वेलोसिटी एंड 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो आपको ये वाला एमसीक्यू भी क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 29 और 20 और 30। छोटे छोटे एमसीक्यूज है, सीधे सीधे आए हुए हैं, आपको इंशाल्लाह आते होंगे वो भी। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, एक डायग्राम दी हुई थी इसी तरह से, और इसके बारे में उसको कहता था 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी। ये आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सप्लाई है एज शोन इन द डायग्राम। और ये तीनों बल्ब्स जो हैं वो क्या हैं, क्या नाम इसका, लाइट बल्ब्स है, वो ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। ईच बल्ब ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल ब्राइटनेस, हर बल्ब जो है वो एक नॉर्मल ब्राइटनेस के ऊपर काम कर रहा है। एंड एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर स्टैटिक करंट। ये आपके पास जो एमीटर लगा हुआ है, ये इसके अंदर से गुजरने वाला जो फ्लो होने वाला करंट है उसको काउंट करता है, ठीक है। देन कह रहा है कि वन मोर बल्ब लाइट बल्ब इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3 बल्ब्स। इन तीनों बल्ब्स के पैरेलल में एक और बल्ब अगर लगा दिया जाए, ठीक है, चौथा बल्ब भी लगा दिया जाए, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग एंड द ब्राइटनेस ऑफ 4 बल्ब्स। ये जो चारों बल्ब है इनकी ब्राइटनेस और इस एमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आपको ये बात तो पता है कि जैसे ही हमने बल्ब लगाया है तो इस सोर्स के ऊपर जो लोड है वो बढ़ गया है। जब लोड बढ़ा है तो इसका मतलब है उसके लिए करंट सप्लाई भी बढ़ेगी। जब करंट सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस, मतलब ये भी बढ़ रहा है, दूसरे में एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस, मतलब ये दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में एमीटर रीडिंग इज अनचेंज, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता कि वो चेंज ही नहीं होगी, आपने बल्ब लगा लिया फिर भी, तो ये ऑप्शन खत्म। चौथा ऑप्शन एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, डिक्रीज कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि आपने बल्ब का इजाफा किया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब ये 2 ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है। हमने पता है कि एमीटर की रीडिंग इंक्रीज करेगी, लेकिन क्या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज होगी या नहीं होगी। तो उसका ऑप्शन यही है कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो रिमेन्स अनचेंज्ड में आपके पास ये वाला ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और जो 30th एमसीक्यू आया था पेपर में वो ये था, आप मुझे एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ था, उसके बारे में कहता था द ट्रुथ टेबल शोन इन फिगर इफ इंप्लीमेंटेड बाय, कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये इन चारों में से किस गेट के जरिए से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया था नॉर गेट, दूसरा एंड गेट, चौथा और गेट, और था एक्स और गेट। हमें पता है नॉर गेट का तो 0 0 पे 1 होगा, बाकी सब के लिए 0 होगा, तो ये भी खत्म। एंड गेट में 1 1 पे 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे, तो ये भी केस नहीं है। और गेट में क्या होता है, सभी पे 1 होता है, तो ये केस भी नहीं है। एक्स और गेट रह गया, तो ये हमारे पास एक्स और गेट का ही ट्रुथ टेबल है, क्योंकि एक्स और गेट ही वो गेट है जो कि जब इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट हमेशा 1 देता है, और जब आउटपुट सेम हो तो उसके लिए जो आपके पास इनपुट सेम हो तो उसके लिए जो आउटपुट है वो 0 देता है, ठीक है। और एक्स नॉर गेट की बात कर लीजिए, उसमें केस थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या करता है कि डिफरेंट पे 0 देता है, सेम पे 1 देता है, ठीक है। तो ये आपके 30 एमसीक्यूज थे जो कि पेपर का हिस्सा थे। हमने पूरे के पूरे जो 30 एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, उनके पीछे की लॉजिक्स को भी डिस्कस किया है। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो सके, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में